हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं सीटेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर तैयार की गई है। आजकल सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिससे परीक्षार्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने में कठिनाई ना हो। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रयास आप लोगों की सफलता में सहायक सिद्ध होगा। इस वीडियो में किसी प्रकार के सुधार के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। इससे पहले वाली वीडियो में आपके लिए 1 से 100 तक के प्रश्नोत्तरी बनाई गई थी। आज उससे आगे की यह वीडियो है। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ए. वर्णन करना, बी. पहचान करना, सी. अंतर करना, डी. वर्गीकृत करना। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. अंतर करना। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया यानी कि क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषणों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सी. अंतर करना। प्रश्न संख्या 102, सीखने की तत्परता रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। ए. थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, बी. शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सी. सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, डी. सीखने के कार्य की प्रवृत्ति को संतुष्ट करने। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर यानी कि सीखने की तत्परता सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। प्रश्न संख्या 103, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए. सांस्कृतिक कारक, बी. सेरेब्रल डिस्क्रप्शंस, सी. संवेगात्मक विघ्न और डी. व्यवहार भिन्न। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. सांस्कृतिक कारक। अर्थात सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है।
प्रश्न संख्या 104 स्पेस रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ए. परिणामों की आशा करना। बी. समस्या की पहचान। सी. समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। डी. संभावित युक्तियों को खोजना। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, अर्थात समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। अगला प्रश्न नंबर 105। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार बेस उपलब्ध कराना चाहिए। बी. शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। सी. शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे स्वच्छता के माप के रूप में भी लेना चाहिए। डी. जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं लेना चाहिए। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हुआ कि एक शिक्षक को जब विद्यार्थी शिक्षकों के माध्यम से जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 106। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है ए. शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। बी. शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। सी. शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। डी. निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन
बहुत तेज हो जाती है और उसके वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है, सही उत्तर है इसका ए, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। अगला प्रश्न 107 बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ए, प्रशंसा एवं दोषारोपण, बी, सेकंड, प्रतिद्वंद्विता, थर्ड, पुरस्कार एवं दंड और फोर्थ, परिणाम का ज्ञान। इनमें से ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और डी ये सभी। ये प्रश्न आपका RTET में 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ये सभी, यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड और परिणाम का ज्ञान, अर्थात इस सभी का उत्तर है ये सभी। प्रश्न संख्या 108 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों का व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको रिक्त स्थान कहा जाता है। ए, सामाजिक अधिगम, बी, अनुबंधन, सी, प्रयोगात्मक अधिगम और डी, आकस्मिक अधिगम। ये प्रश्न आपका यूपी-टेट 19 में ये प्रश्न आपका आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सामाजिक अधिगम, अर्थात जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 109 अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए, संचार का साधन, बी, व्यवधान का साधन और सी, अध्यापक और डी आपका है परिपक्वता एवं आयु। ये प्रश्न आपका यूपी-टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, परिपक्वता एवं आयु, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। प्रश्न संख्या 110 के लिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसे कहते हैं ए, विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी, शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका यूपी-टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। प्रश्न संख्या 111 अभिवृत्ति है।
ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल से सीखा जा सकता है। सी व्यक्ति की अंगीभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 11वां प्रश्न का सही उत्तर है ए। प्रश्न संख्या 112 व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए नाममात्र की भूमिका है, बी महत्वपूर्ण भूमिका है, सी अपूर्वानुमेय भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नाममात्र की भूमिका है, अर्थात व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाममात्र की भूमिका है। प्रश्न संख्या 113 प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि ए शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषता होती है और ना ही इनके लक्ष्य समान होते हैं। बी सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। सी एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यही प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। प्रश्न नंबर 114 विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद रिक्त स्थान होना चाहिए। ए सघन अभ्यास हार्ड प्रैक्टिस वर्क, बी सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, सी शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताना, डी समुचित उपचारात्मक कार्य। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी समुचित उपचारात्मक कार्य, अर्थात विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 115 छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। ए पठन गति और प्रभाव फ्लुएंसी में कठिनाइयाँ, बी शब्दों और विचारों का समझने में कार्य, सी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई।
ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। पठन गति और प्रभाव फ्लुएंसी में कठिनाई, अर्थात छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। पठन गति और प्रभाव फ्लुएंसी में कठिनाई होना। अगला प्रश्न 116, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से इंट्रिंसिकली अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। ए, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बी, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। सी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। और डी, ये हमेशा सफल होते हैं। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, ये हमेशा सफल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो डी, ये हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न 117वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सी, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। और डी, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। और ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक पॉजिटिव हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। तो वो आपका प्रश्न सही है ए, यानी कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से भावात्मक पॉजिटिव में हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला प्रश्न 116वां प्रश्न, एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा। तो उसके पिता ने कहा, ये एक पतंग है। ये उदाहरण दिखाता है ए, सम्मिलन, बी, समायोजन एडजस्टमेंट, सी, संरक्षण और डी, वस्तु का प्रदर्शन। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सम्मिलन। अब प्रश्न संख्या 119,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन है। क्रो एंड क्रो, प्याजो और बस क्रो एंड क्रो, बी प्याजे, सी स्किनर और डी कोहेलबर्ग। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्किनर, यानी कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन स्किनर महोदय का है। अब आपका प्रश्न आता है 120। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। ए मनोविज्ञान, बी पारंपरिक ट्रेडिशनल अनुकूलन, सी वातावरण और डी मनोदैहिक। यह प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पारंपरिक ट्रेडिशनल अनुकूलन, यानी कि संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। पारंपरिक ट्रेडिशनल अनुकूलन। अगला प्रश्न नंबर 121। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी किशोरावस्था, यानी कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किशोरावस्था में है। प्रश्न संख्या 122। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ए कठोर परिश्रम का सुझाव, बी ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, सी निजी शिक्षण का समुदाय और डी निदानात्मक शिक्षण। ये प्रश्न आपका यूपीएट परीक्षा में सन 2011 में और इसके साथ ही ये प्रश्न जो आपका 122 है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। ए कठोर परिश्रम का सुझाव, बी ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, सी निजी शिक्षण का स्वभाव और डी निदानात्मक शिक्षण। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी निजी शिक्षण का सुझाव, यानी कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निजी शिक्षण का सुझाव। प्रश्न संख्या 123। एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर सही मार्गदर्शन कराकर और सही उदाहरण देकर और डी कक्षा में भाषण देकर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए
पुरस्कार देकर एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है। पुरस्कार देकर। अगला प्रश्न 124। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ए उसकी उपेक्षा करेंगे, बी परीक्षा में कम अंक देंगे, सी उसके अभिभावकों से बात करेंगे, डी उसे डांटेंगे। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उसके अभिभावकों से बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसके अभिभावकों से बात करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 125। शिक्षा का सत्तावादी स्तर है ए शिक्षक केंद्रित, बी छात्र केंद्रित, सी प्रधानाध्यापक केंद्रित और डी अनुभव केंद्रित। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षक केंद्रित, यानी कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित। प्रश्न नंबर 126। चरित्र कैरेक्टर का विकास होता है ए इच्छा शक्ति द्वारा, बी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, सी नैतिकता मोरलिटी द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी के द्वारा, अर्थात चरित्र कैरेक्टर का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा भी, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा भी, सी नैतिकता मोरलिटी द्वारा भी, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न नंबर 127। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? ए विभेदीकरण स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतनशील रिफ्लेक्टिव स्तर और डी समझ स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विभेदीकरण स्तर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? तो ए विभेदीकरण स्तर। प्रश्न संख्या 128। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप ए उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बी जिन प्रश्नों का उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, सी उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। यानी यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अगला प्रश्न 129वां प्रश्न, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए ए प्रश्नात्मक, बी शिक्षाप्रद, डी सी आदर्शवादी और डी निर्देशात्मक।
ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आदर्शवादी, यानी कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी। अगला प्रश्न नंबर 130। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक रिक्त स्थान के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए, विद्यार्थियों की वास्तविक अपेक्षाएं रखने, बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने, सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने, डी, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखने। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा 131। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे ए, गहन प्रतियोगिता होती है, नंबर बी, उच्च नैतिक विकास होता है और नंबर सी, समूह में द्वंद्व होता है और नंबर डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। यानी सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थी की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न 132वां प्रश्न। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह ... कहलाता है। ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अर्थात जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 133। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, बी, मुख्य रूप से शिक्षक से, सी, व्यक्तिगत रूप से और डी, समूह में। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। अर्थात एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला प्रश्न 134वां। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रिक्त स्थान रूप से अभिप्रेरित है ए, व्यक्तिगत, बी, अनुभाविक, सी, आंतरिक और डी, बाह्य।
ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आंतरिक। अर्थात एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। प्रश्न नंबर 135 में व्यवहार का करना पक्ष ... में आता है। ए सीखने के गतिज क्षेत्र और बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी सीखने का संज्ञानात्मक क्षेत्र और डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी व्यवहार का करना पक्ष सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। 136वां प्रश्न, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ए सामाजिक प्रतिनिधियों के रूप में, बी सामाजिक द्वारा अधिगम, सी भाषा निर्देशित अधिगम और डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, यानी एक शिक्षक का अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, ग्रुप प्रोजेक्ट, भूमिका निर्वाह, रोल प्ले आदि। ये सीखने के किस नियम को उजागर करता है? तो ये सीखने के सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 137, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। ए दुश्चिंता, बी सामाजिकरण, सी आक्रामकता और डी मूल द्वंद्व। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में भी आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सामाजिकरण, यानी शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। प्रश्न संख्या 138, प्रश्न संख्या 139, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगम करता
को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है? ए. शैक्षिक टेलीविज़न, बी. शैक्षिक प्रसारण, सी. ओवरहेड प्रोजेक्टर और डी. टेलीफोन। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. शैक्षिक टेलीविज़न, यानी कि मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, शैक्षिक टेलीविज़न। अगला प्रश्न नंबर 140, विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है ए. उन्हें निर्देश इंस्ट्रक्शन देना, बी. विचारों का आदान प्रदान, सी. उनमें प्रश्न करने को कहना और डी. उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. विचारों का आदान प्रदान, अर्थात विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न नंबर 141। प्रश्न नंबर 141 में कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है ए. यथार्थता, बी. चालाकी, सी. समन्वयन और डी. अनुकरण। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी. अनुकरण, यानी कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है अनुकरण। प्रश्न संख्या 142, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक अवस्था अवधारणा का उदाहरण नहीं है? ए. योग्यता, बी. कुर्सी, डी. चल और डी. गति। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए. योग्यता, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? तो उसका उत्तर है आपका ए. योग्यता। प्रश्न संख्या 143, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में नियत स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है? ए. की रीडिंग, बी. री रीडिंग, सी. स्कैनिंग और डी. स्किमिंग। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. स्कैनिंग, यानी कि पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है स्कैनिंग। अब अगला प्रश्न 144वां प्रश्न, हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे वह सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है ए. सम्मान, स्टीम, बी. शारीरिक, सी. सामाजिक और डी. आत्म अनुभूतिकरण। ये प्रश्न आपका CTET परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. शारीरिक, यानी कि हम सभी में आवश्यकतानुसार अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है शारीरिक। प्रश्न संख्या 145, कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है? ए.
तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, बी उद्देश्यों की सूचना, सी विषय वस्तु की मौखिक रूप से बताना, टेल टॉपिक ओरली, डी श्याम पट्ट पर विषय वस्तु लिखना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या, यानी कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्या के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि है तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या। प्रश्न संख्या 146, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? ए नहीं लता, उत्तर 45 नहीं है, बी कमला, उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती, सी अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत हो, डी सुनील तुमने सही कहा। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सुनील तुमने सही कहा। निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का उदाहरण है? तो उसका उत्तर है आपका डी सुनील तुमने सही कहा। प्रश्न नंबर 147, बच्चों में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है। ए महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, बी स्व अध्ययन का व्यवहार देकर, सी स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, डी नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर, यानी बच्चों में स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी की क्षमता का विकास किया जा सकता है नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। अब प्रश्न संख्या 148, संवेग क्या है? ए प्यार व स्नेह, बी क्रोध व भय, सी उत्तेजना या भावों में परिवर्तन और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी उत्तेजना या भावों में परिवर्तन। संवेग क्या है? संवेग उत्तेजना या भावों में परिवर्तन है। अगला प्रश्न नंबर 149, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान फर्स्ट स्टेप है। ए पाठ्यपुस्तक पठन, बी रुचि, सी अनुभव और डी जिज्ञासा। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है जिज्ञासा, अर्थात सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान फर्स्ट स्टेप है जिज्ञासा। प्रश्न संख्या 150, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए छात्र को शारीरिक दंड फिजिकल पनिशमेंट देना चाहिए, बी उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, सी उसे उपदेश या रीच देना चाहिए, डी उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। यानी यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न संख्या 151, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ए चिंतन व कल्पना शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर,
बी प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, सी स्वतंत्रता एवं निर्भरता के आधार पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए चिंतन एवं परिकल्पना शक्ति, थिंकिंग और इमेजिनेशन के आधार पर, यानी कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? उन्होंने बांटा था चिंतन एवं कल्पना शक्ति, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन के आधार पर। अब प्रश्न आता है 152, प्रयास व त्रुटि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए अभ्यास, बी प्रेरणा, सी लक्ष्य और डी वाद विवाद। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लक्ष्य, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लक्ष्य। ठीक। प्रश्न नंबर 153, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। ए कभी कभी, बी कभी नहीं, सी नियमित और डी जब छात्र कहे। तो 153 में प्रश्न में दिया गया है कि शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहे। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नियमित, यानी कि शिक्षक को होमवर्क की जांच करनी चाहिए प्रतिदिन नियमित। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? ए व्यवहारवाद, बी संज्ञावाद, सी रचनावाद और डी ज्ञानवाद। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रचनावाद, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? वह है आपका रचनावाद। प्रश्न संख्या 155, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर नहीं पड़ता है? ए आत्मसम्मान पर, बी सीखने की क्षमता पर और सी उच्च स्थान में प्रवेश पर और डी जीवन यापन पर। ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सीखने की क्षमता पर। प्रश्न नंबर 156, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि ए वह उच्च जाति से संबंधित हो, बी उसका उच्च सामाजिक स्तर अच्छा हो, सी वह संप्रेषण में निपुण हो, डी वह कठोर हो। तो ये प्रश्न आपका बीटेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। तो 156 वाले प्रश्न का सही उत्तर है बी उस एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो। 157 प्रश्न, सीखने रिक्त स्थान आकलन और अनुदेशन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस के बीच
स्पेस के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ए का अंतर, बी का भिन्नता, सी के लिए संबंधों, डी के लिए अंतर। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी के लिए संबंधों। जैसे यानी सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन, असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 158वां प्रश्न, आंतरिक रूप से इंटेंशनली अभिप्रेरित विद्यार्थी। ए का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। बी के लिए औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। सी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। डी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात आंतरिक रूप से इंटेंशनली अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी प्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न संख्या 159, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। बी बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति और डी असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। उपलब्धि अभिप्रेरणा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। प्रश्न संख्या 160, अधिगमकर्ता का स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर का क्या अर्थ है। ए विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय। बी विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना। सी स्व अनुशासन और नियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। और डी अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षित करने की योग्यता। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। अर्थात अधिगमकर्ता का स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर का क्या अर्थ है। उसका अर्थ है कि स्व अनुशासन और विनियमन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, है ना। 160 का डी आंसर है, ना कि सी। तो 160 का आंसर है डी, अपने अधिगमकर्ता का स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन एंड लर्नर का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता रखना। आंसर नंबर डी। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 161, मैडम चाय खाती हैं। वाक्य। ठीक। ए अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। बी वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही लेकिन अर्थ विन्यास की दृष्टि से गलत है।
अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। डी, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। मैडम चाय खाती हैं वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। प्रश्न संख्या 162, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। ए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, बी, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, सी, अनुरूपण शिक्षण और डी, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, सीखने में वयस्कों का अस्थायी सहयोग, यानी कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 163, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। ए, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। बी, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। डी, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। प्रश्न संख्या 164, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, उसके अभिभावक का व्यवसाय, बी, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, सी, सांस्कृतिक कल्चरल पृष्ठभूमि और डी, विकासात्मक डेवलपमेंटल अवस्थाओं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विकासात्मक डेवलपमेंटल अवस्थाओं, यानी कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक डेवलपमेंटल अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न नंबर 165, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ए, स्थिर और एकदम वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार व्यवहार करना चाहिए। डी, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षकों को
इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ये आपका 165 का उत्तर है इसका बी। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 166, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बी, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। सी, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। डी, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत ओपिनियन वैभिन्न से बचा जा सके। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो वह है आपका ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 167, रिक्त स्थान अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। ए, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण इंटरनल फीडबैक लेने के लिए कहना। बी, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। सी, पढ़ाए गए विषय पर मनन रिफ्लेक्ट करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। और डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। यानी कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ा देते हैं। 168वां प्रश्न, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। नंबर ए, सीखने का आकलन। नंबर 2, बी, सीखने के लिए आकलन। नंबर सी, सीखने के रूप में आकलन। नंबर डी, आकलन और सीखना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सीखने के लिए आकलन। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। प्रश्न संख्या 169 169, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं एक शिक्षक को करना चाहिए। नंबर ए, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। बी, अक्षमता स्थापित करने एस्टेब्लिश्ड डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। सी, पारंपरिक मनोवैज्ञानिकों स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट का उपयोग। डी, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए।
ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अक्षमता स्थापित करने एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में ये निश्चित करने से पहले शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। बी, अक्षमता स्थापित करने एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 170, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए, शिक्षक की शिक्षण शैली, बी, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, सी, मंदबुद्धिता और डी, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में आ चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, शिक्षक की शिक्षण शैली। निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला प्रश्न नंबर 171, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियां की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। बी, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। सी, विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। डी, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत हो सकती है। यानी कि CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। ए, व्यक्तिगत स्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। एक प्रश्न नंबर 172, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। ए, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, बी, J.B. वॉटसन, सी, एल्बर्ट बंडूरा और डी, जीन पियाजे। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है एल्बर्ट बंडूरा। यानी कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। एल्बर्ट बंडूरा। अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेतित करते हैं कि
बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से इमोशनली और सोशली समायोजित है। ए हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास और बी चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित और सी क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना और डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। ये प्रश्न आपका 2013 में सीटेट परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। प्रश्न नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ए कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बी पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। सी एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। डी शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लाभदांक परीक्षा के शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई है। इसके बाद प्रश्न नंबर 175, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को रिक्त स्थान कठिनाई है। ए समायोजन, बी अहम केंद्रित, सी विकेंद्रीकरण और डी पल टीवी। ये प्रश्न सीटेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी विकेंद्रीकरण। यानी कि एक शिक्षिका को एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन दो भिन्न गिलासों को में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती हैं जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका को बच्चों को विकेंद्रीकरण कठिनाई है। अगला प्रश्न नंबर 176, गैरी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए अधिगम का श्रेणी क्रम, बी अधिगम का सिद्धांत, सी अधिगम का मूल्यांकन, डी अधिगम का प्रबंधन। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अधिगम का श्रेणी क्रम। ये इसका सही उत्तर है।
यानी कि गैग्ने अधिगम का श्रेणी क्रम में निम्नलिखित से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आपका 177वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? ए आवश्यकता, बी चालक, सी प्रेरक और डी इच्छा। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है सी प्रेरक। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं प्रेरक। ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में आज 77 प्रश्न की ये वीडियो बनाई गई है। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।